और आइए अब शुरुआत करते हैं। दरअसल अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद भी रूस यूक्रेन का युद्ध किसी नतीजे पर पहुंचने की बजाय और भीषण होता जा रहा है। रविवार को रूस के बड़े हमले से यूक्रेन का सूमी शहर बड़े हमलों से दहल उठा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप से किसी भी समझौते पर पहुंचने से पहले यूक्रेन आकर यहां के हालात देखने की अपील की है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जिससे जंग बहुत जल्द रुक सकती है। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की हमेशा लंबी दूरी की मिसाइल खरीदना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस को वार्ता की मेज पर तो लाए, लेकिन नतीजा निकलने के बजाय युद्ध और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ की राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के 2 दिन बाद रूस ने यूक्रेनी शहर सूमी में लाशें बिछा दी। यूक्रेन ने रविवार को सूमी शहर के मध्य में रिहायशी इलाकों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा किया। हालांकि रूस ने इसका खंडन करते हुए कहा कि सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। वहीं क्रेमलिन ने विटकॉफ के साथ हुई बातचीत को प्रभावी और उपयोगी बताया। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा हुई वे बेहद जटिल है। हालांकि इस दौरान ट्रंप पुतिन की संभावित मुलाकात के मुद्दे पर किसी तरह की चर्चा नहीं हुई। सूमी में हुए हमले पर यूरोप भड़का हुआ है। हमला सिटी सेंटर पर हुआ जब लोग चर्च जा रहे थे। ये रूस की तरफ से इस साल नागरिकों पर सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि एक मिसाइल यात्रियों से भरी ट्रॉली बस पर गिरी। इस हमले से नाराज जर्मनी के भावी राष्ट्रपति फ्रेडरिक मर्ज ने तो लंबी दूरी की मिसाइल टॉरस यूक्रेन को देने की वकालत कर डाली है। अमेरिका पहले ही लंबी दूरी की मिसाइलें यूक्रेन को दे चुका है। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए रूस ने कहा कि कई यूरोपीय नेता चाहते हैं कि युद्ध खत्म ही न हो। पुतिन यूक्रेन को बर्बाद करने पर तुले हैं। जो शांति चाहते हैं वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ देश शांति नहीं चाहते हैं और युद्ध को और भड़काने में जुटे हुए हैं। उधर रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन द्वारा 8 ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाने का दावा किया है। जब दोनों देश अमेरिका को ऊर्जा संयंत्रों पर हमला नहीं करने का भरोसा दिला चुके हैं, तो सवाल उठता है कि शांति की जो कोशिश अमेरिका की ओर से की जा रही है, क्या वो ट्रंप के हाथ से तेजी से फिसलती दिखाई दे रही है। हालांकि ट्रंप ने इस हमले को भयानक चीज कहा है। ट्रंप ने बताया कि उन्हें कहा गया था कि रूस ने गलती की है, लेकिन ट्रंप इस पर कुछ विस्तार से बोलने से बचते दिखाई दिए। इस बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप से युद्ध समाप्त कराने के लिए रूस के साथ कोई भी समझौता करने से पहले यूक्रेन की ताजा स्थिति को देखने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते पर पहुंचने से पहले ट्रंप यहां आकर देखें कि हॉस्पिटल, चर्च सब कुछ तबाह हो चुके हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। वहीं पिछले दिनों अमेरिका की ओर से यूक्रेन को द्वितीय विश्व युद्ध के बर्लिन के तरह विभाजित करने का प्रस्ताव आया था, लेकिन साथ ही फ्रांस और ब्रिटेन की मौजूदगी का भी जिक्र किया गया था, जिसे रूस ने तुरंत खारिज कर दिया। रूस अपने नियंत्रण वाले यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जा बरकरार रखना चाहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे ही मौजूदा हालात रहेंगे या आने वाले समय में कुछ परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत, वाइस प्रेसिडेंट ORF हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उसी के साथ जिस तरह से शांति की जो अपील की गई थी, एक तरफ तो हमने देखी अमेरिका द्वारा, लेकिन अब दूसरी तरफ जब हम देख रहे हैं कि स्थितियां जो हैं वो पहले की तरह अभी भी आक्रामक बनी हुई हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं और क्या आने वाले समय में जो स्थितियां हैं वो ऐसी ही रहेंगी या कुछ परिवर्तन नजर आ सकता है? देखिए, अभी तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन इस युद्ध क्षेत्र में आएगा, क्योंकि दोनों ही साइड्स और खासकर रूस को ऐसा लग रहा है कि उसके पास मोमेंटम है, उसके पास बैटलफील्ड एडवांटेज है और वो उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहता है। और वो उसको ऐसा भी लग रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो थोड़ी ढील दी हुई है रूस को, उसका पूरा फ़ायदा उठाकर जितना मैक्सिमम एडवांटेज वो ले पाए, उससे पहले कि नेगोशिएशन शुरू हो, रूस चाहता है, ऐसा लग रहा है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी हो, ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज हो। तो अभी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है ट्रंप जो है उनको ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि जब एक जो युद्ध होता है उसकी एक अपनी दिशा और दशा होती है, उसको कंट्रोल करना या उसको ये बड़ी बात करना कि मेरे आते ही युद्ध रुक जाएगा,
ऐसा संभावित नहीं होता, क्योंकि युद्ध जो है वो नीचे ग्राउंड रियलिटीज पर बेस्ड होता है। और ट्रंप साहब जब से ऑफिस में आए हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से युद्ध रुके, लेकिन जो हम देख रहे हैं अभी कि युद्ध रुकने के बजाय और गहरा होता जा रहा है, और कहीं पर रूस को जो एडवांटेज मिलता नजर आ रहा है, रूस उसका फायदा उठाते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में अमेरिका ने जिस तरह का हस्तक्षेप किया उसकी अनदेखी आखिर क्यों की जा रही है? क्या इसके पीछे आप कोई बड़ी वजह मानते हैं? देखिए, उसमें जो मुझे ऐसा लगता है कि पुतिन को ऐसा लगता होगा कि ट्रंप के पास ऑल्टरनेटिव क्या है। वो नेगोशिएट करना चाहते हैं, और नेगोशिएशंस के लिए जो शर्तें उन्होंने रखी हैं वो शर्तों को धीरे धीरे वो उजागर कर रहे हैं। और पुतिन बार बार ये कह रहे हैं, और रशिया ये बार बार कह रहा है कि ये सारी बड़ी जटिल समस्याएं हैं, और इनके पास जब तक कोई बहुत प्रॉपर प्लान नहीं है अमेरिका के पास, तब तक इनको एक्सेप्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो मुझे लगता है वो जो रूस जो है वो एक तरह से नेगोशिएट भी कर रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि विटकॉफ जो थे, जो उनके ऑनवॉय हैं ट्रंप के, वो गए, उन्होंने पुतिन से मुलाकात भी करी। पुतिन ने और पुतिन, रूस और अमेरिका के डेलीगेशन लेवल टॉक्स भी हुए। लेकिन वो जितनी तेजी से बैटलफील्ड में रशिया अपनी एडवांटेज लेना चाह रहा है, वो मुझे लगता है ज़्यादा तेज गति से आगे बढ़ रही है, और जो शांति वार्ता है वो धीरे गति से आगे बढ़ रही है। और पुतिन को ऐसा लगता है कि अगर मैं इस का फायदा उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज गेन कर लूँगा, तो जब भी नेगोशिएशन शुरू होंगे मुझे उसमें ज़्यादा फायदा होगा। नेगोशिएशन की जो आपने बात कही है, इसी पर जुड़ा हुआ मेरा सवाल भी है कि एक चर्चा और देखने को मिल रही है, क्या बर्लिन की तरह भी यहाँ पर दो हिस्सों में बांटने की जो कवायद है वो नजर आ सकती है? क्योंकि जिस तरह से रूस ने अभी तक जो दावे किए हैं उसमें तो यही है कि जितना भी हिस्सा है, जैसे 20% से ज्यादा का हिस्सा पूर्वी हम यूक्रेन में देख पा रहे हैं, तो वहां पर जिस तरह से जो कब्जे की रणनीति है वो क्या कारगर होगी? और जब अमेरिका इसमें हस्तक्षेप कर रहा है तो क्या उससे कोई यहां पर नतीजा निकलता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, ये कहीं पर बहुत पेचीदा मामला हो जाएगा अगर हम उसको उस कॉन्टेक्स्ट में, अगर उसका विभाजन के तौर पर हम उसको देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जो विभाजन होगा वो जो एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है यूरोपीय जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसको सॉल्व नहीं करता, बल्कि उसको और ज़्यादा पेचीदा बनाता है जी। तो उसमें मुझे लगता है कि और ज़्यादा परेशानियां यूरोप के सामने भी आएंगी, और रूस को भी ऐसा लगेगा कि इसीलिए आपने देखा, जो इसका आपकी रिपोर्ट में जिक्र हो रहा था, कि रूस ने जब फ्रांस और जर्मनी की बात आई तो उसको खारिज कर दिया कि हम नहीं चाहते कि यूरोप का कोई रोल हो। तो रूस ये चाहता है कि एक बायलैटरल ये नेगोशिएशन हो रूस और अमेरिका के बीच में यूक्रेन के ऊपर। लेकिन जो समस्या है वो अमेरिका और रूस की नहीं है, समस्या यूरोप की और रूस की है। तो कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ नेगोशिएट कर पाएंगे, वो बड़ा मुश्किल का मामला है। ऐसे में सबसे बड़ा फायदा इस पूरी जंग से अगर हम देखें तो किसे मिलता हुआ नजर आ रहा है, अगर साफ तौर पर इसके पूरे पहलुओं को समझने की कोशिश करें तो? देखिए, शॉर्ट टर्म बैटलफील्ड एडवांटेज जो है युद्ध क्षेत्र में, अगर आप एडवांटेज देखें तो इस समय वो पुतिन के पास है। और पुतिन उसका जैसा हम जिसका डिस्कशन हम कर रहे थे कि वो उसका फायदा उठाकर एक तरह से नेगोशिएटिंग एडवांटेज लेना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि जो पिछले 4 साल से युद्ध चल रहा है, और अगर दोनों की कैपेबिलिटीज का जो साइज है यूक्रेन का और रूस का उसको देखें, तो रूस एक बहुत छोटी शक्ति है। उसने 4 साल से रूस जैसी शक्ति को एक तरह से बैटलफील्ड पर पकड़ के रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा एडवांटेज अगर आप पिछले 1 साल से देखें तो किलोमीटर के तौर पर गेन हो रहा है रूस को, कोई बहुत बड़ा टेरिटोरियल गेन रूस को नहीं हुआ है। और उसके एवज में हम देख रहे हैं कि रूस की इकोनॉमी बहुत ख़राब है इस समय, सिचुएशन वॉर इकोनॉमी ज़रूर है, लेकिन जो एक आर्थिक हालात हैं रूस के वो बद से बदतर हो रहे हैं। और इसीलिए रूस भी ये चाहता है कि जो सैंक्शंस लगे हैं वो उतरे, और इसको ट्रंप यूज़ करना चाह रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि भाई अगर आप नेगोशिएट करते हैं तो हम सैंक्शंस उठा देंगे। लेकिन जो सवाल पुतिन के सामने है कि पुतिन जब तक अपने रूस में लोगों को ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने इतना बड़ा युद्ध किया, उसमें उनको फ़ायदा क्या हुआ, तो उनको वो फ़ायदा दिखाना है लोगों को, उससे उनकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी बरकरार रहेगी। तो मुझे लगता है कि युद्ध जो है ये एक तरह से पुतिन के लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल का मुद्दा है, जेलेंस्की और यूक्रेनियंस के लिए ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, यूरोप के लिए ये क्राइसिस है कि यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का क्या होगा, और अमेरिका के लिए लीडरशिप क्राइसिस है कि अगर वो इसको सॉल्व नहीं कर पाता, अगर ट्रंप साहब अभी भी
किसी तरह की शांति प्रक्रिया को बहाल नहीं कर पाते हैं और कोई कंक्लूसिव इसमें निर्णायक मोड़ नहीं आता है, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देगा ट्रंप के ऊपर, उनकी लीडरशिप के ऊपर। बिल्कुल, अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद भी अगर कोई रास्ता नहीं निकल पाता है, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में यूक्रेन के लिए क्या कुछ है आने वाले समय में संभावनाएं? क्योंकि हमने यूरोपीय तमाम ऐसे देश हैं यूरोप के जहां पर देखा है कि वो चाहते हैं कि युद्ध में अब शांति आ जाए, ये युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन कई ऐसे नेता भी हैं जो इस बात को मानते हैं और ये चाहते भी हैं कि ये युद्ध अभी भी खत्म ना हो। तो ऐसे में यूक्रेन के लिए आगे की दिशा और दशा क्या हो सकती है? देखिए, यूक्रेन के लिए तो ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। यूक्रेन को तो अपनी जो भी टेरिटरी अब जो बची हुई है उसको बचाना है और ये कोशिश करनी है कि जो 20% टेरिटरी रूस के पास है, उसके अलावा जो टेरिटरी बची हुई है 80%, उसको वो कैसे ज़्यादा सशक्त तरीके से खड़ा कर पाता है। क्योंकि जो यूक्रेन के सामने जो क्राइसिस है वो दिन पर दिन हमको दिख रहा है। क्योंकि अभी हम जैसे अब हम बात कर रहे हैं, सूमी में अटैक हुआ, लोग मर रहे हैं हर दिन। लेकिन जो एक चीज़ होती है कि जो एक नेशनलिज्म होता है लोगों का, वो कभी भी एक तरह से यूक्रेन में जो नेशनलिज्म इस युद्ध ने जनरेट किया है, उससे कोई बड़ा मुश्किल होगा आगे आने वाले समय में यूक्रेन के साथ किसी भी प्रकार के संबंध बनाने में। तो यूक्रेन को इस समय युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म तो करना है, लेकिन ऐसी कंडीशन पर नहीं खत्म करना है जहां पर वो एक कमजोर ऐसी कड़ी बन जाए कि बाकी का जो 80% है वो भी, उस पर भी रूस का किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो। बिल्कुल, इसके लिए तमाम नीतियां भी बन रही हैं और इसीलिए ट्रंप को भी आमंत्रित किया गया है कि अब आएं और देखें कि किस तरह के हालात यहां पर नजर आ रहे हैं ज़ेलेंस्की द्वारा। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगली खबर से अपने दर्शकों को रूबरू भी कराएंगे और साथ ही साथ